हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 48। जिया जियाउनन के ऊपर नजर रखने वाले पुलिस को फोन करके लुआ विंचो बताता है कि जिया जियाउनन एक सस्पेक्ट है, उसके ऊपर नजर रखी जाए। पर तब तक वो लड़की हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। तावरान ने इन्फॉर्म किया कि जिया जियाउनन की फैमिली यन सिटी की लोकल रेजिडेंट है। उसके फादर जिया फेई को लंग कैंसर था, जो कुछ साल पहले मर गए। उसकी माँ शायद उसके पापा की देखभाल करते करते डिप्रेस्ड हो गई थी। वो एक बिल्डिंग से कूदकर मर गई। जिया जियाउनन पढ़ाई में अच्छी और सिंसियर थी। नेशनल रोड 327 वाले केस से या लोटस माउंटेन से उनका दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं था। लुआ विंचो ने फेदू से पूछा, तुमने स्कूल यार्ड बुलिंग के बारे में कहा, क्या फेंगबिन उसे बुली कर रहा था और वो रिवेंज लेना चाहती थी? अगर वो लेटर फ्रैंक बिन ने ही लिखा था तो ऐसा नहीं है। और वो लड़की भी तो ट्रॉमा में है। क्या वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है? फेदू ने कहा। तावरान उनके साथ फोन से कनेक्टेड था। उसने पूछा, अगर स्कूल में बुलिंग हो रहा था तो स्टूडेंट्स ने किसी को बताया क्यों नहीं? फेदू ने हंसकर कहा, भैया, एक सील्ड ऑफ बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसके अपने रूल्स होते हैं। बाहर की दुनिया के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जिया जियाउनन को एक आई विटनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ड्यूटी ऑफिसर डिनर करने गया था। जैसे ही उसके ग्रैंडफादर टॉयलेट गए, वो भाग गई। सीसीटीवी में उसे कामली बाहर जाते हुए देखा गया। उसके दादाजी परेशान होकर कांपते हुए चिल्ला रहे थे, पर कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। लुएवंजो ने जब पूछा कि जिया जियाओनान स्कूल को छोड़कर और कहाँ जाती है, तब उन्होंने कहा, घर। लुआवंजो उस बूढ़े आदमी को लेकर अपनी टीम के साथ उनके घर गया। उस घर में एक पार्टीशन लगाकर जिया जियाउनन के लिए एक अलग स्पेस था। उसके बेड के नीचे का हिस्सा स्कूल की पुरानी बुक्स और कॉपीज से भरा हुआ था। फेदू एक कॉपी उठाकर देखता है। उसे पता चलता है कि जिया जियाओनान इंटेलिजेंट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। हर चीज़ को समझने के लिए वो बहुत मेहनत किया करती है। उसने कहा कि अगर वो फेंगबिन के मर्डर में शामिल है तो शायद उसने वो किसी मजबूरी में किया है। तो फिर अब वो कहाँ गई होगी? वो स्कूल में भी नहीं गई, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। रूम के अंदर सर्च करते हुए फेदू को सुई धागे का एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक पुरानी फैमिली फ़ोटो मिलती है। उस फोटो के फ्रेम के पीछे लिखा था, मेरी बेटी जियाओनान के लिए। उस फोटो फ्रेम के अंदर से एक सुसाइड नोट निकल आया। उसकी माँ ने कहाँ से कूदकर सुसाइड किया था? फेदू ने पूछा। जिया जियाओनान की माँ सुनजिंग एक जूनियर मिडिल स्कूल में काम करती थी। उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड किया था। उस टाइम जिया जियाओनान उसी स्कूल के क्लासरूम में बैठकर सेल्फ स्टडी कर रही थी। उस क्लासरूम से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को देखा जा सकता है। उसकी माँ ने घर में बच्चे और एक बूढ़े आदमी को छोड़कर अपने बच्चे के आंखों के सामने सुसाइड कर लिया। वो बच्ची अपने माँ से नफरत नहीं करेगी? वो क्यों ऐसा ही करने जाएगी? ये बहुत कॉमन है, फेदू ने श्रग किया। इंसान जो सबसे ज़्यादा हेट करता है, डेस्परेट सिचुएशन में वो वैसा ही बन जाता है। जैसे कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही लुओवेंजो ने उसका हाथ पकड़ लिया। फेदू हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? जब से ताओरन जिया जियाउनन की फैमिली के बारे में बोलने लगा है, लुओवेंजो फेदू के बारे में सोच रहा है। फेदू भी अपनी माँ के सुसाइड के बारे में सोचता होगा। फेदू के हाथ को उसने ऐसे ही सबकॉन्शियसली पकड़ लिया था। अब वो सूटेबल जवाब ढूंढने लगा। डरिए मत, फेदू ने कहा। मुझे लगता है वो नहीं कूद पाएगी। मुझे लगा कि तुमने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं। करके रंग में एक पैडेड कोट है, उसे पहन लो। फेदू कुछ दिनों से उस कार को चला रहा था। उसे लगा था कि ट्रंक में रखा कपड़ा कार को साफ करने के लिए रखा गया है। लियोवेंजो की बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप को छुड़ा कर जाने लगा। जिया जियाउनन सच में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के रूप में थी। उसने हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था, पर उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। वो अंधेरे क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ देखकर पुरानी बातें याद करती है। वो फिजिक्स एग्जाम दे रही थी जब किसी ने कहा कि कोई बिल्डिंग से कूदने वाला है। जैसे ही उसने चौंक कर देखा, कोई ऊपर से गिर गया। सब देखने गए, पर वो हिम्मत नहीं कर पाई। शुरू से ही उसकी हिम्मत कम थी। वो बाहरी दुनिया की तरफ आंख कान बंद करके बस पढ़ाई करती रहती थी। वो किसी और के लिए भी नहीं बोल पाई। वो खुद के लिए भी नहीं बोल पाई। वो बुलिंग और ह्यूमिलेशन का भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। वो उस सीधे साधे लड़के के साथ भी भाग नहीं पाई। वो अपने फ़ोन को भी फेंक नहीं पाई। वो उस गार्बेज बिन से भी निकल नहीं पाई। आखिर में वो फेंक बिन की तरफ देख भी नहीं पाई। वो यही सोचती रही कि अगर वो नहीं देखेगी तो सब झुठला जाएगा। रेस्क्यू टीम साइलेंटली आगे बढ़ रही थी। एयरबैग को भी फुलाकर सही लोकेशन ढूंढा जा रहा था। लुओवेंजो भी रूपटॉप पर पहुंच गया था। यंग लेडी, लोरेंजो की आवाज़ से वो लड़की चौंक गई।
तुम इस जगह पर पहुंच गई हो पर कुछ बोल नहीं सकती। जिया जियाउनन सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखती है। वहां पर तब तक एक रूम में लाइट जल गई थी। फेदू उसी क्लासरूम में उसी जगह पर बैठा था जहां पर बहुत साल पहले जिया जियाउनन बैठी थी जब उसकी माँ ने सुसाइड किया था। मेरी माँ ने यहीं से जंप किया था। मैं भी जंप करूंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिया जियाउनन ने कहा। नहीं, यहाँ से कूदकर तुम तुरंत मर जाओगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें बहुत दर्द होगा, जितना अब हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा। और फिर तुम में थोड़ी सी भी जान बच गई तो हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उससे तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। इन सब में तुम्हारी डिग्निटी कहाँ रहेगी? और फिर तुम्हें स्टिच करके तुम्हारे ग्रैंडफादर को दिखाया जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, उनको तो बॉडी आइडेंटिफाई करने का एक्सपीरियंस है। जिया जियाउनन क्लासरूम की तरफ देखते हुए रोने लगी। वो मुझसे नफरत करती थी। सबने उम्मीद किया था कि वो फेंगबिन के बारे में बोलेगी, पर यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसी टाइम फेदू ने एक वॉइस मैसेज करके बताया कि जहाँ पर जिया जियाउनन खड़ी है वहाँ उसकी माँ भी खड़ी थी। उसे अब पता चल गया है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने सुसाइड करना चाहती थी। लुआवंजो जल्दी से पूछ उठा, कौन हिट करती थी? तुम्हारी माँ? वो यहाँ से मुझे देख रही थी, जिया जियाउनन ने कहा। मेरे पापा और दादाजी दोनों बीमार थे। सारे पैसे ख़त्म हो जाने पर पापा को ट्रेडिशनल मेडिसिन दिया जा रहा था। रात को वो दर्द से कतराते रहते थे और मम्मी को जगा देते थे। मम्मी रोती रहती थी। वो 2 जॉब करती थी और फिर घर आकर भी सो नहीं पाती थी। पापा उनको डिवोर्स लेने के लिए बोलते रहते थे, पर मैं डर जाती थी। वो चली जाती तो मैं क्या करती? वो अपना दुख दर्द मुझसे शेयर करना चाहती थी, पर मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ यही कहती थी कि मैं बड़ी होकर जॉब करूँगी तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो तुम उनकी नकल करना चाहती हो? तुम अपने दादाजी को बर्डन समझती हो? जिया जियाउनन गर्दन हिलाती है। तो ऐसे सुसाइड करने का क्या मतलब है? मरने का क्या मतलब होता है? जिया जियाउनन चीख उठी। अगर वो भाग पाए तो मैं क्यों नहीं भाग सकती? क्योंकि फेंगबिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उससे भाग नहीं पाओगी। उसे क्या जवाब दोगी तुम? फेंगबिन का नाम सुनते ही जिया जियाउनन पागलों की तरह चीखने लगी। रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया। लुआवंजो ने फेदू को मैसेज किया। उसने कहा कि उसकी माँ उससे नफरत करती थी। क्या ये सच है या तुमने कोई ट्रिक किया? ये सच है, फेदू ने आराम से टाइप किया। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में लोग अपने आसपास के लोगों से मदद मांगते हैं, पर जब उसे कोई मदद करने वाला नहीं होता है तब वो उनसे नफरत करने लगते हैं। लुआवंजो कुछ और लिखकर भी डिलीट कर देता है। तावरान ने फ़ोन करके बताया कि जिस पेट्रोलमैन का आईडी नंबर लुएवेंजन ने भेजा था उसे आदमी नहीं औरत होना चाहिए था। काम खत्म करके घर जाते जाते लुआवंजो भूख से बेहाल था। वो रास्ते में कहीं से खाना ले लेना चाहता था, पर जहाँ जहाँ भी वो रुकना चाह रहा था फेदू उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहा था। वो ठीक से बता भी नहीं रहा था कि उसे क्या खाना है। मजबूरी में लुआवंजो को घर जाकर खाना बनाना पड़ा। लुओइगुओ को तो पहले ही खाना मिल गया था। उसने लुओवेंजो को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। लुआवंजो खाना बनाते हुए पूछता है, क्या तुम अब से मेरे साथ रहना चाहोगे? फेदू हाँ बोलने जा रहा था, पर अचानक उसे छींक आ गई। अगले दिन सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से पता चला कि जिया जियाउनन के बैग में फेंगबिन का ही खून था और उसके बैग के स्ट्रैप में लू गुओसंग का ब्लडी फिंगरप्रिंट भी था। तो फेंगबिन को मारने के बाद उसने जिया जियाउनन के बैग से उसका कीमती सामान ले लिया। तारान केस को डिस्कस करते हुए एल्डेस्ट प्रिंसेस लैंगचियाओ को गार्ड कर रहा था, जो हिज मैजेस्टी के नज़रों से बचकर अपने सिलेंथ्रोफिल्ड बंस को दूसरे बंस से बदल रही थी। तारान को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक छोटी सी लड़की उस खतरनाक किलर की साथी हो सकती है। और वो पेट्रोलमैन, वो क्या कर रहा था? लैंगचियो फाइनली अपने बंस से फ्री हो चुकी थी। लू गुओसिंग ने तो मर्डर करते हुए ना ग्लव्स पहना और ना ही उसने अपना फेस कवर किया, तो वो आदमी उस खून को साफ करने तो नहीं आया होगा। लुओवेंजो जैसे ही उसकी तरफ देखता है लैंगचियो जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेती है। उसे पता नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके बॉस उससे नाराज़ है। उसे लगा कि इस गे बॉस से तो वो दूसरे वाले गे डोमिनियरिंग डायरेक्टर जनरल फे ही अच्छे हैं। ताओरन ने बताया कि उफेन स्कूल की टीचर स्कूल के बाद बुरो आने के लिए राजी हो गई है, पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरो भेजने के लिए राजी नहीं है। लुओवेंजो ने कहा कि वो बाद में उनसे फ़ोन पर बात कर लेगा और फिर दोनों जिया जियाउनन से बात करने गए। ताओरान ने बहुत अच्छे से उससे बात करने की कोशिश की, पर 1 घंटे बाद हेल्पलेसली इंटरोगेशन रूम से बाहर आ गया। इस 1 घंटे में जिया जियाउनन ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि वो मर्डर के टाइम वहाँ पर थी या नहीं, तब उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा
और जब उससे पूछा गया कि वो उस मर्डर के साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी या नहीं, तब भी उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। फिर जब उससे पूछा गया कि वो कौन था जो फेंगबिन को हर्ट करना चाहता था, तब जाकर उसने जवाब दिया, वो मैं थी। और इस जवाब के साथ ही वो कोलैप्स हो गई। उससे और कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लैंग जियाओ को जिया जियाओनान से इतना पता चला कि उसे पता नहीं था कि वो आदमी एक वांटेड क्रिमिनल था। ताओरान ने बताया कि उसके होमरूम टीचर का कहना है कि जिया जियाओनान सुंदर है, इसलिए बहुत लड़के उसे पसंद करते थे, पर वो किसी के भी क्लोज नहीं थी, लड़कियों के भी नहीं। पर उनकी क्लास में सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं और सब एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। लैंग जियाओ ने कहा, उनको बुलियिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। नहीं, जियाओ हयांग ने कहा, छोटे मोटे लड़ाई के बारे में टीचर को कुछ पता नहीं हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म कलेक्टिव बुलिंग के बारे में उनको ज़रूर पता होगा। अगर वो नई टीचर है तो अलग बात है, या तो बुलिंग होता ही नहीं है, नहीं तो वो टीचर झूठ बोल रही है। जियाओ हायांग का पॉलिटिकल एग्जामिनेशन लुओवेंजो के डेस्क में ही था, पर उसको उसे देखने का टाइम नहीं मिला था। उसने पूछा, मैंने तुम लोगों को उन बच्चों से बात करने के लिए कहा था ना? हमने बात की है। जियाओ हायांग अपनी नोटबुक खोलकर बताता है कि किसी बच्चे को ही पता नहीं था कि वो दोनों साथ में गए थे। वो लोग कहाँ गए थे ये भी उन्हें पता नहीं था। लू गुओशे मर्डर के बाद कहाँ गया था ये भी पता नहीं चला। लुओवेंजो खड़ा होकर अपना जैकेट पहनने लगा तो लैंगचियाओ ने पूछा, आप इस टाइम कहाँ जा रहे हो? अब तो छुट्टी का टाइम होने वाला है। मैं उन बच्चों से फिर से बात करूंगा। लुओवेंजो को पता था कि फेदो आज उसे लेने नहीं आएगा, इसलिए उसे टाइम से निकलने की जरूरत नहीं थी। पर रियान सिक्योरिटी यूनियन ने कहा कि उनका कांटेक्ट पर्सन आने वाला है। लैंगचियाओ ने कहा, आप नहीं रहोगे तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर कौन साइन करेगा? वो कौन होता है मुझे वेट कराने वाला? मेरे पास कोई और काम नहीं है। उसे कल आने के लिए बोलना। क्या आज आपका शेड्यूल फुल है? फेदो की आवाज़ सुनकर लुओवेंजो हैरान होकर देखता है। फेदू अपने स्टूडेंट के गेटअप में अंदर आता है। मेरा डेस्क क्या अभी भी वहीं पर है? कल जब उसने उसे फिर आने के लिए मना किया था, तब वो इसलिए एक बात पर मान गया था। ताओरान ने पीछे से धीरे से कहा, तुम दोनों अपने रिलेशनशिप में तड़का लगा रहे हो। तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तुम तो बस घर में बैठकर सपने देखते हो, लोहंजो ने तावरान को कहा। फिर वो घड़ी देखते हुए बोलता है, अब तुमको आने का टाइम मिला फेदू। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी दो कहाँ साइन करना है। ताओरान का फ़ोन वाइब्रेट करता है तो वो देखता है कि चैनिंग उसे वीकेंड पर वाटर एक्रोबैट्स देखने जाने के लिए बोल रही है। यांग सर के डेथ के कुछ दिन पहले एक दिन वो अपने फ़ोन पर अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी एडमिशन का नोटिस दिखा रहे थे। तब कुछ सोचकर उन्होंने कहा था, देखते देखते मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मुझे याद है जब इसकी माँ ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, तब मैं कितना खुश था। पर अब मैं सोचता हूँ कि मैं उस पर एक बोझ हूँ। उस टाइम ताओरान ने उनका मजाक उड़ाया था, पर अब वो उस बात को समझ रहा है। पीस के टाइम सब एक फैमिली मांगते हैं, पर जब टाइम खराब चलता है तो सब सोचते हैं कि काश उनकी कोई कमजोरी नहीं होती, काश उसे किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। एक गहरी सांस छोड़कर तावरान ने ठीक है को डिलीट करके लिखा, मुझे इस वीकेंड में ओवर टाइम करना है। इस वीकेंड पर वो चुपके से यांग सर की वाइफ से मिलने जाने वाला है। ताओरान परेशान था। वो लुओवेंजो की तरफ ईर्ष्या के साथ देखता है। लुओवेंजो कितना केयरफ्री है। अगर आसमान भी गिरने लगेगा तो भी वो उसी को उड़कर सो जाएगा। 10 मिनट बाद लोअनजो फेदू को अपना ड्राइवर बनाकर जांग यीफान के घर जाने लगा। रास्ते में उसने जियाओ हायांग का पॉलिटिकल एग्जामिनेशन पेपर खोल लिया। जियाओ हायांग के पेरेंट्स डिवोर्स्ड है और फिर उसकी माँ की बीमारी से मौत हो गई। उसकी कस्टडी उसके पापा के पास ही थी। उसके पापा और उसकी स्टेप मदर एक कार डीलरशिप चलाते हैं। उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है। उनके कोई भी रिलेटिव क्राइम से जुड़े हुए नहीं हैं। किसी की अननेचुरल डेथ नहीं हुई है। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसका बैकग्राउंड भी बहुत सिंपल है। वो लोग पहुंचने वाले थे। लुओवेंजो फाइल को रखकर एक गहरी सांस लेता है। बार बार किसी के घर पुलिस जाएगी तो वो इरिटेट हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, फेदू ने कहा। अगर घर में कोई लेडी होगी तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। मेरे सामने तुम किसी मैरिड लेडी को सीड्यूस करना चाहते हो? क्या तुम्हें और जीने का मन नहीं है? घर में कोई एडल्ट थे ही नहीं। वो लोग बिजी रहते हैं, इसलिए तो इतना पैसा लगाकर बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। जैंग इफान बहुत पोलाइट है। उसने उन दोनों को पानी दिया। क्या तुम्हें पता है कि कल जिया जियाना एक रूफटॉप से कूदने वाली थी? लोहंजो ने कहा, पर हमने उसे बचा लिया। जैंग इफान एक पल के लिए टेंस्ड हो गया था। फिर उसने पूछा, क्या वो ठीक है? उसे कोई चोट तो नहीं लगी, पर उसने कहा कि वो भी उस मर्डरर के साथ थी जिसने फेंगबिन को मारा था। क्या ये ठीक होना है? नहीं। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो?
जैंग इरफान का चेहरा जो व्हाइट हो गया था अचानक रेड हो गया। फिर उसने फेजू की तरफ देखा। फेजू को उसके आंखों में डर दिखाई दिया। वो लड़का अंदर जाकर 2 एनवलप ले आया और उनको उन दोनों के सामने रख दिया। उन एनवलप्स के अंदर 2 बैंक कार्ड्स थे। एक में मेरी मम्मी ने मेरे लिए एजुकेशन फंड जमा किया है और दूसरे में मैंने पैसे जमा किए हैं। टोटल 3 लाख युआन होगा और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, जैंग इरफान ने कहा। अब प्लीज़ जिया जियाउनन को देखिए, वह ऐसी लड़की नहीं है। जरूर कुछ गलती हुई है। कैप्टन लुओ के करियर में इसके पहले किसी ने उसे इतनी बड़ी रकम रिश्वत देने की कोशिश नहीं की है, और ये रिश्वत उसे एक बच्चा दे रहा है। पता नहीं ये लोग ये सब कहाँ से सीखते हैं। बैंक कार्ड्स को उनके एनवलप में रखते हुए लुओवंजो बोलता है, तुम अपने भागने का रीज़न नहीं बताओगे, तुम बाकी सब डिटेल्स भी नहीं बताओगे। तुम ये सब करके मुझसे क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं जिया जियाउनन को छोड़ दूँ? डार्लिंग, आर यू क्रेजी? दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।